आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रचना की जो ना इंसान है ना मशीन, बल्कि है एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसे कहते हैं कंपनी। हाँ, कंपनी। अब सुनो इसकी परिभाषा ध्यान से। कंपनी एक ऐसा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है जिसे कानून यानी विधि द्वारा बनाया गया है। इसकी खुद की एक कानूनी पहचान होती है और यह अपने सदस्यों से पूरी तरह अलग होती है। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 220 कहती है कंपनी वह है जो इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अंतर्गत गठित की गई हो। अब आओ, चलो उतरते हैं इसकी रचना के भीतर, देखते हैं इसके लक्षण क्या कहते हैं। पहला लक्षण, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यह व्यक्ति है मगर असली नहीं। यह कानून के द्वारा बनाया गया एक वैधानिक प्राणी है जिसके पास अपने अधिकार और कर्तव्य है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। यह अपनी पहचान खुद रखता है। इसके सदस्य और यह खुद दो अलग इकाइयां हैं। शेयर होल्डर मरे या भाग जाए, कंपनी फिर भी अडिग खड़ी रहती है। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। एक सदस्य गया, दूसरा आया, लेकिन कंपनी कहती है मैं तो अमर हूं, मेंबर्स में कम एंड गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। चौथा, लिमिटेड लायबिलिटी। सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है केवल उस पूंजी तक जो उन्होंने लगाई है, उसके आगे नहीं, कभी नहीं। पांचवां, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी अपनी संपत्ति अपने नाम से रखती है, ना किसी डायरेक्टर की, ना किसी शेयर होल्डर की। वो जो है कंपनी की है, सिर्फ कंपनी की। छठा, कॉमन सील। पहले यह कंपनी की औपचारिक पहचान होती थी, अब यह वैकल्पिक है, मगर फिर भी जब लगे तो समझो खुद कंपनी ने दस्तखत किए हैं। सातवां, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी अपने नाम से संविधाएं करती है, वह सौदे करती है और उसे कानून मान्यता देता है। अब एक सवाल, क्या कंपनी नागरिक होती है? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी को संविधान में वो अधिकार नहीं दिए गए जो एक नागरिक को मिलते हैं। वह वोट नहीं दे सकती, नागरिकता नहीं ले सकती, और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया, टाटा इंजीनियरिंग वी स्टेट ऑफ बिहार 1964, जहां कहा गया कंपनी नागरिक नहीं मानी जा सकती। इसलिए याद रखो, कंपनी कानून का कमाल है मगर इंसान नहीं, और नागरिक तो बिल्कुल नहीं। अब सुनो एक और कानूनी रहस्य, एक ऐसा नकाब, एक ऐसा आवरण जो कंपनी को उसके असली मालिकों से अलग दिखाता है, जिसे कहते हैं कंपनी सम्मेलन आवरण, कॉरपोरेट वेल। इस नकाब के पीछे छुप जाती है असली पहचान, मगर जब यह आवरण धोखाधड़ी का साधन बन जाए, कानून को छलने लगे या जनहित को चोट पहुंचाए, तब न्यायालय कहता है अब नकाब हटेगा, पियर्स द वेल। लेकिन ध्यान दो, यह नकाब हर बार नहीं हटाया जाता, केवल कुछ खास परिस्थितियों में। अब जानो वो दो श्रेणियां जहां नकाब हटाया जाता है। भाग एक, न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत, अंडर जुडिशियल डिसीजंस, जहां अदालत अपने विवेक से नकाब हटाती है ताकि न्याय हो सके, सच्चाई सामने आए। एक, धोखाधड़ी या कानून से बचने के लिए कंपनी का गठन। यदि कंपनी का गठन केवल किसी अनुबंध से बचने या कानून को धोखा देने के लिए हुआ हो। गिलफर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्न 1933। एक व्यक्ति ने कंपनी बनाई ताकि अपने पुराने नॉन कम्पीट अनुबंध को तोड़ सके। कोर्ट ने कहा नकाब हटाओ, ये कंपनी नहीं, छल है। दूसरा, कर चोरी, टैक्स इवेजन का प्रयास। जब कोई व्यक्ति सिर्फ टैक्स से बचने के लिए कंपनियां बनाता है। सर डिनशॉ मनकजी पेटिट मामला 1927। व्यक्ति ने कई कंपनियां बनाई, अपनी आमदनी छिपाई। कोर्ट ने कहा पर्दा हटा दो। तीसरी एजेंसी या कठपुतली कंपनी, जब कंपनी केवल किसी अन्य व्यक्ति की कठपुतली बन जाए, कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं। री एफजी फिल्म्स एलटीडी 1953। फिल्म कंपनी का नियंत्रण किसी और के पास था, नकाब हटा। चौथी, कंपनी का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी या निजी फायदे के लिए, जब कंपनी को निजी प्रतिशोध, गलत इरादों या अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। जोन्स बनाम लिपमैन 1962। एक व्यक्ति ने कंपनी बनाकर जमीन की बिक्री से बचना चाहा। कोर्ट ने कहा कंपनी इज अ मास्क, रिमूव इट। पांचवीं, जनहित की रक्षा, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, जब कंपनी की संरचना जनता के खिलाफ खतरा बन जाए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्कीपर कंस्ट्रक्शन को मीटर 1996। न्यायालय ने कहा जनता के धन से खिलवाड़ नहीं होगा, पर्दा हटाओ। भाग दो, स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कभी कभी कानून खुद कहता है अब नकाब उठेगा। एक आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत यदि कोई कंपनी आय छिपाती है तो आयकर अधिकारी कंपनी के मालिकों तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 2/31, 139 है 277। यदि कंपनी के पंजीकरण में झूठी जानकारी दी गई हो तो आरओसी नकाब हटा सकता है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। 3 धारा 251, कंपनी के नाम हटाने में धोखा। अगर कंपनी धोखा देने के उद्देश्य से नाम हटवाती है तो उसे दोबारा चालू किया जा सकता है और निदेशक जिम्मेदार माने जा सकते हैं। 4, धारा 339, कंपनी के परिसमापन में कपटपूर्ण व्यवहार। जब कंपनी बंद होते समय धोखा दे या संपत्ति छिपाए तो न्यायालय निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है। 5, सेबी कानून के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जब प्रमोटर या डायरेक्टर गलत सूचना से निवेशकों को गुमराह करे तो सेबी नकाब हटाकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है। निष्कर्ष, कंपनी का अस्तित्व वास्तविक है लेकिन वो असीमित नहीं है। जहां दुरुपयोग होता है वहां कानून कहता है अब कंपनी नहीं, इंसान जवाब देगा। नकाब हटता है, न्याय प्रकट होता है। यही है कंपनी सम्मेलन आवरण का उठाया जाना। जरा ध्यान दो, साझेदारी और साझेदारी फर्म, ये दोनों शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं,
लेकिन इनके पीछे छिपा है एक कानूनी भेद जो समझना बेहद जरूरी है। परिभाषा की बात करें तो साझेदारी एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापार को साझे में चलाने और लाभ को बांटने के उद्देश्य से आपस में अनुबंध करते हैं। ये एक वैधानिक संबंध है जिसे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर साझेदारी फर्म वह व्यावसायिक इकाई होती है जो इन्हीं साझेदारों द्वारा बनाए गए समझौते पर आधारित होती है। जब साझेदार मिलकर किसी नाम के अंतर्गत व्यापार शुरू करते हैं तो वह संगठित रूप से एक फर्म बन जाती है। कानूनी स्थिति की बात करें तो साझेदारी एक संबंध रिलेशन है जिसका कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं होता। यह केवल एक अनुबंध है, जबकि साझेदारी फर्म उस संबंध का रूपांतरण है जो व्यापारिक व्यवहार में दिखाई देता है, मगर इसका भी कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं होता। पहचान में फर्क यह है कि साझेदारी सिर्फ व्यक्तियों के बीच का एक वैधानिक समझौता है, जबकि फर्म एक नाम और पहचान के साथ व्यापार करने वाली इकाई होती है जो व्यावहारिक रूप से बाजार में कार्य करती है। पंजीकरण के संदर्भ में साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, यह मौखिक रूप से भी अस्तित्व में आ सकती है। लेकिन फर्म को भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है, जिससे उसे कानूनी सुरक्षा और लाभ मिलते हैं। नाम की दृष्टि से भी अंतर साफ है। साझेदारी में कोई निश्चित नाम आवश्यक नहीं होता, परंतु साझेदारी फर्म के पास एक निश्चित व्यावसायिक नाम होता है जिसके तहत वह व्यापार करती है और पहचानी जाती है। उद्देश्य की बात करें तो साझेदारी सिर्फ लाभ कमाने हेतु किया गया समझौता है, जबकि फर्म उस समझौते पर आधारित वास्तविक व्यापार है। तो निष्कर्ष क्या निकला? साझेदारी आधार है, फर्म उस आधार पर खड़ी हुई संरचना। साझेदारी के बिना साझेदारी फर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर दोनों को समझे बिना व्यवसाय की दुनिया में कदम रखना मानो नक्शे के बिना जंगल में भटकने जैसा है। अब चलो समझते हैं एक और रहस्य। कंपनियां कितने प्रकार की होती है? जब आधार हो सदस्यों की संख्या। तो सुनो, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जब हम कंपनियों को सदस्यों की संख्या के आधार पर विभाजित करते हैं तो वे दो प्रमुख रूपों में सामने आती है, निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी। पहले समझो निजी कंपनी क्या है। धारा 268 कहती है कि निजी कंपनी वह होती है जिसके सदस्य 200 से अधिक नहीं हो सकते और जिसके शेयर आम जनता को नहीं बेचे जा सकते। मतलब न कोई खुले बाजार में शेयर खरीद सकता है न बेच सकता है। ये एक सीमित नियंत्रित वातावरण में चलने वाली कंपनी होती है। कुछ प्रमुख विशेषताएं: कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा होता है। शेयरों का स्वतंत्र रूप से लेन देन वर्जित होता है। अब आते हैं सार्वजनिक कंपनी पर। धारा 277 कहती है सार्वजनिक कंपनी वह होती है जो निजी कंपनी नहीं है और जो अपने शेयर आम जनता को ऑफर कर सकती है। ये वो कंपनी होती है जिसके दरवाजे खुले होते हैं निवेशकों के लिए। मुख्य बातें: न्यूनतम 7 सदस्य आवश्यक होते हैं, अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती, इसके नाम के साथ लिमिटेड शब्द लिखा होता है और इसके शेयरों को कोई भी कभी भी खुले बाजार में खरीद या बेच सकता है। अब सवाल उठता है, निजी कंपनी के फायदे क्या हैं? ध्यान दो, कम औपचारिकताएं, कंपनी चलाने के लिए कम कानूनी झंझट, त्वरित निर्णय, छोटा निदेशक मंडल, मतलब तुरंत फैसले लिए जा सकते हैं। पूंजी की व्यवस्था, सीमित सदस्यों से ही पर्याप्त पूंजी जुटाई जा सकती है। निजता और नियंत्रण, बाहर के लोगों की दखलंदाजी बहुत कम होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? जब व्यापार छोटा हो, नियंत्रण ज्यादा चाहिए हो, तब निजी कंपनी एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन जब व्यापार को ऊंचाई तक ले जाना हो, पूंजी का बड़ा प्रवाह चाहिए हो, तब सार्वजनिक कंपनी ही रास्ता है। अब जरा ध्यान दो, क्योंकि यहां बात है कंपनी के रूपांतरण की। हाँ, वही जादुई प्रक्रिया जिसमें एक प्राइवेट कंपनी बदल जाती है पब्लिक कंपनी में और एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है निजी कंपनी। कैसे होता है ये सब? पहले समझते हैं एक प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है पब्लिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2/70 और अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार यह परिवर्तन हो सकता है दो तरह से: स्वैच्छिक रूपांतरण वॉलंटरी कन्वर्जन, जब कोई निजी कंपनी अपने लेखपत्र आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करती है और सार्वजनिक कंपनी के मानदंडों को अपनाती है, जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ाना, शेयर ट्रांसफर को अनुमति देना आदि। अनिवार्य रूपांतरण मैंडेटरी कन्वर्जन, जब किसी निजी कंपनी की पेड अप शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो जाती है और सदस्यों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाती है, तब उसे सार्वजनिक कंपनी में रूपांतरित होना अनिवार्य होता है। निदेशक मंडल और विशेष प्रस्ताव बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले कंपनी का निदेशक मंडल प्रस्ताव पास करता है, फिर आम सभा में विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन पारित होता है। रजिस्ट्रार को सूचना आरओसी फाइलिंग, आरओसी को एमजीटी 14 और आईएनसी 27 जैसे फॉर्म के माध्यम से सूचना दी जाती है। नाम में बदलाव, कंपनी के नाम से प्राइवेट शब्द हटाकर लिमिटेड जोड़ दिया जाता है। अब समझो एक पब्लिक कंपनी कैसे बनती है प्राइवेट कंपनी। इस बार आधार है धारा 266 और प्रक्रिया थोड़ी सख्त है। लेखपत्र में संशोधन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करती है और प्राइवेट कंपनी की आवश्यकताओं को अपनाती है, जैसे शेयर ट्रांसफर पर रोक, सदस्यों की संख्या सीमित करना आदि। विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। एनसीएलटी की पूर्व स्वीकृति अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, फोर्थ अमेंडमेंट। रूल्स 2018 के अनुसार यह जरूरी है। नाम में परिवर्तन, चेंज इन नेम, नाम में लिमिटेड हटाकर प्राइवेट लिमिटेड जोड़ दिया जाता है। रजिस्ट्रार को सूचना आरओसी फाइलिंग फॉर्म एमजीटी 14 आईएनसी 27 जैसे आवश्यक दस्तावेज आरओसी को जमा किए जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? किसी कंपनी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलना सिर्फ एक बिजनेस निर्णय नहीं, बल्कि एक पूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें शामिल होते हैं विशेष प्रस्ताव, दस्तावेजीकरण, न्यायाधिकरण की अनुमति और रजिस्ट्रार की मंजूरी। यानी कंपनी चाहे जितनी भी तेज भाग रही हो, रास्ता बदलने के लिए कानून की अनुमति जरूरी है। अब जरा सोचो, एक कंपनी जो कागज के एक टुकड़े पर बस एक आइडिया होती है, वो कैसे बनती है? एक कानूनी अस्तित्व, कैसे वो कंपनी बनकर व्यापार की दुनिया में कदम रखती है? तो चलो जानते हैं एक सीमित दायित्व वाली कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के निर्माण की 4 रहस्यमयी अवस्थाएं। पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रमोशन स्टेज। यह वह पल होता है जब सब कुछ शुरू होता है, जहां एक या एक से अधिक प्रमोटर कंपनी की कल्पना करते हैं, योजना बनाते हैं और इसे साकार करने की तैयारी शुरू करते हैं। प्रमोटर क्या करता है? कंपनी के नाम की उपलब्धता की जांच, व्यवसाय की योजना तैयार करना, निवेशकों से संपर्क करना, प्रारंभिक लागत वहन करना, आवश्यक पेशेवरों से संपर्क जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि। यानी यह वो दौर है जब नींव रखी जाती है, अदृश्य से दृश्य की ओर पहला कदम। दूसरी अवस्था, पंजीकरण या निगमन, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब शुरू होता है कानूनी अस्तित्व की ओर अगला कदम, जहां कंपनी सिर्फ एक विचार नहीं रह जाती, बल्कि बनती है एक मान्यता प्राप्त कानूनी इकाई, लीगल एंटिटी। इस चरण में प्रमोटर कुछ आवश्यक दस्तावेज तैयार करता है और उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी को जमा करता है। एक, स्मृति पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। यह दस्तावेज बताता है कि कंपनी क्यों बनाई जा रही है। इसमें कंपनी के उद्देश्य, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, पूंजी संरचना और संस्थापक सदस्यों का विवरण होता है। 2, लेख पत्र, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए। यह दस्तावेज बताता है कि कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी की आंतरिक नियमावली, निदेशकों की शक्तियां, बैठकों का संचालन और अन्य प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। 3, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी। आरओसी को फॉर्म ऑनलाइन भेजने के लिए प्रमोटर और निदेशकों को डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत होती है। यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए होता है। 4, निदेशक पहचान संख्या, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीआईएन। यह एक यूनिक नंबर होता है जो प्रत्येक निदेशक को दिया जाता है ताकि उसकी पहचान कानूनी रूप से की जा सके। 5, एसपीआईसी प्लस इंसी माइनस 30 फॉर्म। यह एक संयुक्त फॉर्म है जिसमें नाम आरक्षण, निदेशक की नियुक्ति, पैन, टैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसी कई चीजें एक साथ सम्मिलित होती हैं। इसके बाद आरओसी इन दस्तावेजों की जांच करता है और अगर सब सही पाया गया तो कंपनी को मिलता है निगमन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यही वो क्षण होता है जब कंपनी कानूनी रूप से जन्म लेती है। तीसरी अवस्था, पूंजी प्राप्ति और व्यापार प्रारंभ, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट स्टेज। अगर यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसे पूंजी जुटाने के लिए जारी करना होता है प्रोस्पेक्टस। निवेशकों से आवेदन लिए जाते हैं, शेयर आवंटित किए जाते हैं, पूंजी जमा होती है। इसके बाद कंपनी को फॉर्म आईएनसी 20A फाइल करना होता है, जिससे उसे व्यापार आरंभ करने की अनुमति मिलती है। और हाँ, अगर यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्रक्रिया थोड़ी सरल होती है, लेकिन फॉर्म आईएनसी 20A यहां भी आवश्यक होता है। चौथी अवस्था, व्यापार आरंभ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। अब कंपनी कानूनी रूप से पूरी तरह अस्तित्व में है और कर सकती है व्यापार बैंक खाता खोलना, जीएसटी, पान आदि लेना, कर्मचारियों की नियुक्ति और सरकार को अपनी रिपोर्टिंग शुरू करना, जैसे एनुअल रिटर्न्स, टैक्स फाइलिंग्स आदि। यानी अब यह कंपनी है एक सजीव आर्थिक इकाई जिसे कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा। निष्कर्ष, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी का निर्माण कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित विधिक प्रक्रिया है जो 4 स्पष्ट चरणों में पूरी होती है। हर चरण में दस्तावेज, नियम और कानूनी जांच होती है और इन सब के बाद ही एक विचार बन पाता है एक वास्तविक कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सदस्यों की संख्या, दायित्व की सीमा, उद्देश्य, निगमन की स्थिति और कंपनी का मूल स्थान। पहले, यदि हम सदस्यों की संख्या को देखें तो 3 प्रमुख प्रकार की कंपनियां सामने आती हैं। एकल व्यक्ति कंपनी, जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है और यह सीमित दायित्व वाली होती है। यह छोटे व्यापारियों के लिए एक आदर्श विकल्प है। दूसरी है निजी कंपनी, जिसमें कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार की कंपनी अपने शेयरों का सार्वजनिक रूप से हस्तांतरण नहीं कर सकती और इसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। तीसरी है सार्वजनिक कंपनी, जिसमें न्यूनतम 7 सदस्य आवश्यक होते हैं, लेकिन अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। यह कंपनी अपने शेयर आम जनता को जारी कर सकती है और इसके नाम के अंत में लिमिटेड लिखा जाता है। अब दायित्व के आधार पर देखा जाए तो कंपनियां 2 प्रकार की हो सकती हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी, जिसमें प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी केवल उसकी निवेश की गई पूंजी तक सीमित होती है। इसके विपरीत असीमित दायित्व वाली कंपनी में यदि कंपनी को घाटा होता है तो उसके सदस्य अपनी निजी संपत्ति से भी देनदारियों को चुका सकते हैं। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो कंपनियां 2 श्रेणियों में आती हैं। एक होती है लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित कंपनियां, जो सामान्यतः व्यापारिक हितों से जुड़ी होती है। दूसरी है धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी,
जो शिक्षा, धर्म, समाज सेवा या कला जैसे कार्यों के लिए बनाई जाती है। इस कंपनी को लाभांश बांटने की अनुमति नहीं होती। इसके अतिरिक्त निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन के आधार पर भी कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है। निगमित कंपनियां जो विधिवत रूप से पंजीकृत होती हैं और जिनका कानूनी अस्तित्व होता है, और अनिगमित संगठन जैसे साझेदारी फर्म जो विधिक रूप से कंपनी नहीं मानी जाती। अंततः यदि हम कंपनी के पंजीकरण के स्थान को देखें तो दो प्रकार सामने आते हैं। भारतीय कंपनी जो भारत में पंजीकृत होती है और भारतीय कानूनों के अधीन आती है। वहीं विदेशी कंपनी जो विदेश में पंजीकृत होती है लेकिन भारत में व्यापार करती है, वह विदेशी कंपनी कहलाती है। इस प्रकार कंपनी का प्रकार चयन करते समय उसके उद्देश्य, पूंजी, सदस्य संख्या और दायित्व जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि सही ढांचा ही व्यापार की नींव को मजबूत करता है। संझा पार्षद नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए का अर्थ संझा पार्षद नियम कंपनी का चार्टर, संविधान होता है जो उसके उद्देश्यों, अधिकार क्षेत्र और सीमाओं को निर्धारित करता है। यह वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, के पास पंजीकृत की जाती है। धारा 256 के अनुसार एमओए का तात्पर्य उस दस्तावेज से है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है और इसमें किसी भी समय किया गया कोई संशोधन शामिल होता है। संझा पार्षद नियम की विशेषताएं, यह कंपनी की विधिक सीमा तय करता है। बाहर कार्य करना अल्ट्रा वायरस, कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है। कंपनी के उद्देश्यों और अधिकारों का विवरण देता है। विषय वस्तु, कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार एमओए में निम्नलिखित खंड होते हैं। 1. नाम खंड, नेम क्लॉज। इसमें कंपनी का नाम होता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के अंत में लिमिटेड शब्द होता है। नाम अद्वितीय और कानूनन स्वीकार्य होना चाहिए। 2. पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यह खंड उस राज्य का उल्लेख करता है जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी किस आरओसी के अधिकार क्षेत्र में आएगी। 3. उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज। यह सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है। इसमें कंपनी के मुख्य उद्देश्य, पूरक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य दिए जाते हैं। कंपनी उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो इस खंड में निर्दिष्ट है। महत्वपूर्ण केस, लॉ, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन को बनाम रिच 1875। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके एमओए में नहीं लिखा है तो वह कार्य शून्य, वॉइड और अल्ट्रावीरस माना जाएगा। 4. लाभ खंड, लाइबिलिटी क्लॉज। इसमें यह उल्लेख होता है कि कंपनी के सदस्यों की देनदारी सीमित है या असीमित। यदि सीमित है तो यह बताना आवश्यक है कि वह शेयर पूंजी द्वारा सीमित है या गारंटी द्वारा। 5. पूंजी खंड, कैपिटल क्लॉज। इसमें कंपनी की अधिकृत पूंजी और उसे कितने अंशों में विभाजित किया गया है ये जानकारी दी जाती है। जैसे 10 लाख रुपए की पूंजी को 10 रुपए के 1 लाख अंशों में विभाजित किया गया है। 6. संस्थापक खंड, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें वे सदस्य अपना नाम, पता और हस्ताक्षर करते हैं जो कंपनी को प्रारंभ में बनाने हेतु सहमत होते हैं। कम से कम 2 प्राइवेट या 7 पब्लिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। महत्व, एमओए कंपनी की सीमाओं और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह निवेशकों, ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों को यह जानकारी देता है कि कंपनी किस कार्य के लिए स्थापित की गई है। निष्कर्ष, एमओए एक मूलभूत दस्तावेज है जो कंपनी के पूरे ढांचे की आधारशिला है। इसके बिना कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती। उद्देश्य खंड क्या होता है? उद्देश्य खंड कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह बताता है कंपनी किस उद्देश्य से बनाई गई है और वह किन गतिविधियों में शामिल हो सकती है। इसे कंपनी का कानूनी दायरा भी कहा जाता है। अगर कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उद्देश्य खंड में नहीं लिखा है तो वह कार्य अवैध माना जाता है। ऐसे कार्य को कहा जाता है अल्ट्रा वायर्स, यानी कंपनी की शक्ति से बाहर। अब जानते हैं उद्देश्य खंड का महत्व क्या है। पहला, यह कंपनी की कानूनी सीमा तय करता है। दूसरा, यह निवेशकों की सुरक्षा करता है। तीसरा, यह कंपनी की पहचान बताता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ की। पहला केस, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रीच 1875। इस केस में कंपनी ने एक फाइनेंसिंग अनुबंध किया जो उसके उद्देश्य खंड में नहीं था। न्यायालय ने कहा यह कार्य अल्ट्रा वायर्स है, भले ही सभी शेयरधारक सहमत हो, यह अनुबंध अमान्य रहेगा। दूसरा केस, लक्ष्मी नारायण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 1995। यह कंपनी ने ऐसा कार्य किया जो उसके उद्देश्य खंड में नहीं था। न्यायालय ने कहा ऐसा कार्य वैध नहीं है क्योंकि वह कंपनी की वैधानिक सीमा से बाहर है। अब बात करते हैं उद्देश्य खंड में परिवर्तन की प्रक्रिया की। धारा 13 के अनुसार पहला, विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। दूसरा, आरओसी को फॉर्म एमजीटी 14 के जरिए आवेदन भेजना होता है। तीसरा, अगर परिवर्तन जनहित को प्रभावित करता है तो केंद्र सरकार या एनसीएलटी की अनुमति भी लेनी होती है। चौथा, स्वीकृति मिलने के बाद एमओए में संशोधन किया जाता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। उद्देश्य खंड कंपनी की आत्मा होता है। यह स्पष्ट करता है कि कंपनी किस कार्य के लिए बनाई गई है। यह न केवल व्यवसाय का दायरा बताता है बल्कि निवेशकों और समाज को भी सुरक्षा देता है। इसमें कोई भी परिवर्तन सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत सबसे पहले समझते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर। जब कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे उद्देश्यों से बाहर होता है
तो वह कार्य अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। ऐसा कार्य गैर कानूनी माना जाता है, भले ही सभी शेयरधारक उसे मंजूरी दे दें। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की। पहली विशेषता, कंपनी की शक्ति सीमित होती है। दूसरी, अल्ट्रा वायर्स कार्य शुरुआत से ही अमान्य होते हैं। तीसरी, ऐसे कार्यों के लिए कंपनी और निदेशक जिम्मेदार नहीं होते। चौथी, शेयरधारकों की सहमति से भी ऐसे कार्य वैध नहीं हो सकते। अब जानते हैं निदेशकों का उत्तरदायित्व क्या होता है। यदि कोई निदेशक कंपनी को अल्ट्रा वायर्स कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। निदेशक का यह कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कार्य करे। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख केस लॉ की। पहला केस, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड बनाम रीच 1775। इस केस में कंपनी ने लोहे के निर्माण का उद्देश्य लेकर पंजीकरण कराया था, लेकिन बाद में उसने रेलवे निर्माण के लिए आरण दे दिया। कोर्ट ने कहा यह कार्य अल्ट्रा वायर्स है और इसे शून्य माना जाएगा। दूसरा केस, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम 1963। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनी का पैसा केवल उसी उद्देश्य में खर्च हो सकता है जो मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो, अन्यथा वह कार्य अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। अब जानते हैं क्या अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। जी हाँ, इसके कुछ अपवाद होते हैं। पहला, अगर कार्य मेमोरेंडम के भीतर है तो वह इंट्रावीरस कहलाता है और वैध होता है। दूसरा, अगर कोई कार्य एमओए में नहीं है लेकिन एओए में है और शेयरधारकों की सहमति मिल जाए तो वह कार्य भी वैध हो सकता है। तीसरा, यदि कोई कार्य स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा अनुमत हो तो वह अल्ट्रा वायर्स नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कंपनी को हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य करना चाहिए। निदेशकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी हालत में कंपनी को अल्ट्रा वायर्स कार्य करने के लिए प्रेरित न करें। संविधान लेख यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से जुड़े नियम और प्रक्रियाएं लिखी होती है। यह दस्तावेज बताता है कि कैसे के अंदर कंपनी का संचालन कैसे होगा, निदेशकों की शक्तियां क्या होंगी, शेयरों का ट्रांसफर कैसे होगा और कंपनी के भीतर किस तरह के नियम लागू होंगे। इसे हम कंपनी का आंतरिक संविधान भी कहते हैं। अब बात करते हैं एओए की विषय वस्तु की। इसमें मुख्यतः ये चीजें शामिल होती है: शेयरों का आवंटन और हस्तांतरण, कंपनी की बैठकों की प्रक्रिया, निदेशकों की नियुक्ति, शक्तियां और जिम्मेदारियां, लाभांश की घोषणा और भुगतान की प्रक्रिया, विवादों को सुलझाने की प्रणाली, सील, लेखा और ऑडिट से संबंधित नियम। अब सवाल आता है क्या एओए में बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 14 के अनुसार कंपनी एओए में बदलाव कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कंपनी को विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसके बाद यह बदलाव आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दर्ज कराना होगा। अब एक और जरूरी सवाल, क्या यह बदलाव भूतलक्षी प्रभाव से किया जा सकता है। इसका जवाब है सामान्य रूप से नहीं। एओए में किया गया कोई भी परिवर्तन भूतलक्षी, रिट्रोस्पेक्टिव तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो कानून का उल्लंघन न करे, पहले से किए गए वैध कार्यों को अवैध न बना दे और किसी तीसरे पक्ष को नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसा परिवर्तन किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है तो वह अमान्य भी ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं दो प्रमुख केसों की। पहला केस, एलन बनाम गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका लिमिटेड 1900। इस केस में कहा गया कि एओए में किया गया कोई भी बदलाव बोनाफाइड यानी सद्भावना में होना चाहिए और कंपनी के हित में होना चाहिए। दूसरा केस, साइड बॉटम बनाम केयरशो लीस एंड कंपनी लिमिटेड 1920। यह कंपनी ने एओए बदलकर एक प्रतियोगी सदस्य को कंपनी से बाहर करने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसे सही माना क्योंकि यह कदम कंपनी के हित में था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है एओए कंपनी के आंतरिक नियमों का आधार होता है। इसमें बदलाव संभव है, लेकिन यह प्रक्रिया कानूनी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए और कंपनी के व्यापक हित में होनी चाहिए। स्मृति पत्र एमओए और संविधान पत्र एओए के बीच के संबंध और अंतर की। सबसे पहले, एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बाहरी संविधान होता है। यह तय करता है कि कंपनी किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और वह किस सीमा तक कार्य कर सकती है। कंपनी को किसी भी कार्य को करने से पहले यह देखना होता है कि वह उसके एमओए में शामिल है या नहीं। अब बात करते हैं एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। यह कंपनी का आंतरिक संविधान होता है जिसमें कंपनी के संचालन से संबंधित नियम, निदेशकों की शक्तियां, बैठकों की प्रक्रिया, लाभांश वितरण जैसे विषय होते हैं। अब अगर हम दोनों के बीच का अंतर देखें, एमओए कंपनी के उद्देश्य और बाहरी कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है, जबकि एओए कंपनी के आंतरिक संचालन की व्यवस्था करता है। एमओए में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, कभी कभी इसके लिए कोर्ट की अनुमति भी लेनी पड़ती है। दूसरी ओर एओए में परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव पास करके किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत आसान प्रक्रिया है। अगर कंपनी एमओए का उल्लंघन करती है तो ऐसा कार्य अवैध माना जाता है। इसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है, जबकि एओए का उल्लंघन
केवल अनुशासनात्मक समस्या होती है जिसे आंतरिक रूप से सुलझाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी एमओए और एओए के बीच कोई टकराव होता है तो हमेशा एमओए को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एओए को केवल एमओए के अनुरूप ही लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनके बीच के आपसी प्रभाव की। एओए कभी भी एमओए की सीमाओं को पार नहीं कर सकता। यदि एओए में ऐसा कोई प्रावधान हो जो एमओए के विरुद्ध हो तो वह अमान्य माना जाएगा। अब कुछ प्रमुख केसों की बात करें। पहला केस है एशबरी रेलवे कैरेज, को बनाम रिच 1875। इसमें कंपनी ने ऐसा कार्य किया जो एमओए के उद्देश्यों से बाहर था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा यह कार्य अमान्य है, भले ही सभी शेयरधारक सहमत हो। दूसरा केस है री साउथ ऑफ आयरलैंड कॉलेरी को 1869। इसमें कोर्ट ने कहा कि एओए एमओए की सीमाओं के बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकता। निष्कर्ष के रूप में एमओए और एओए दोनों कंपनी के दो अहम दस्तावेज हैं। एमओए यह तय करता है कि कंपनी क्या कर सकती है और एओए यह तय करता है कि कंपनी वह कार्य कैसे करेगी। लेकिन यदि दोनों में कोई टकराव हो तो अंतिम निर्णय एमओए के अनुसार ही लिया जाएगा। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या होता है और साथ ही इसके अपवादों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका अर्थ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जैसे निवेशक, सप्लायर या कर्ज देने वाला यह मान सकता है कि कंपनी अपने भीतरूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। उसे यह जांचने की आवश्यकता नहीं होती कि क्या कंपनी ने मीटिंग की थी, क्या सही प्रस्ताव पास हुआ था या फिर किन नियमों का पालन किया गया। यह सिद्धांत दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपवाद है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि सभी को एमओए और एओए पढ़कर ही लेन देन करना चाहिए, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट उन्हें यह राहत देता है कि वो हर आंतरिक प्रक्रिया की जांच नहीं कर सकते और न उनसे इसकी अपेक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसका मुख्य उद्देश्य है बाहरी लोगों को सुरक्षा देना, ताकि वे निश्चिंत होकर कंपनी के साथ व्यापार कर सकें और हर बार आंतरिक कागजात की जांच करने की जरूरत न पड़े। अब एक प्रमुख केस की बात करें। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टुर्कवांड 1956। इस केस में कंपनी ने बिना उचित मंजूरी के आरण लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बैंक को यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि कंपनी ने आंतरिक तौर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की है या नहीं। बैंक को संरक्षण मिला। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मी रातान कॉटन मिल्स बनाम जेके जूट मिल्स 1947। इसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि अगर कंपनी के अधिकारी सामान्य प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं तो बाहरी व्यक्ति को उस पर भरोसा करने का अधिकार है। अब सवाल आता है, क्या यह सिद्धांत हर बार लागू होता है? नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी है। पहला, ज्ञान या संदेह। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता है या शक है कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकता। दूसरा, धोखाधड़ी या जालसाजी। अगर कंपनी का अधिकारी जानबूझकर फर्जी दस्तावेज या सील का इस्तेमाल करता है तो कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जैसे रूबेन बनाम ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड 1906 में हुआ। तीसरा, संदेहजनक परिस्थितियां। अगर लेन देन असामान्य है, जैसे कोई क्लर्क अचानक भारी पैसा ट्रांसफर करे, तो बाहरी व्यक्ति को जांच करनी चाहिए। चौथा, प्रतिनिधित्व की वैधता। अगर कोई व्यक्ति कंपनी की ओर से अधिकृत नहीं है तो उसका किया लेन देन कंपनी को बाध्य नहीं करेगा। अब आते हैं निष्कर्ष पर। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत कंपनी के बाहरी पक्षकारों को राहत देता है, लेकिन यह छूट सीमित है। अगर धोखाधड़ी, संदेह या स्पष्ट उल्लंघन हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। वितरण पत्रिका, अर्थ, विषय वस्तु और मिथ्या कथन का प्रभाव। आज के वीडियो में हम समझेंगे वितरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें क्या जानकारी दी जाती है, और अगर इसमें कोई झूठ या अधूरी जानकारी दी जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का अर्थ। प्रोस्पेक्टस एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे कोई कंपनी तब जारी करती है जब वह पब्लिक से शेयर या डिबेंचर बेचने जा रही हो। इसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्देश्य, निदेशक, जोखिम और फंड के उपयोग जैसी बातें साफ साफ बताई जाती है। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 2/70 के अनुसार प्रोस्पेक्टस का अर्थ है ऐसा कोई भी दस्तावेज जो आम जनता को प्रतिभूतियों की खरीद के लिए आमंत्रण के रूप में जारी किया गया हो। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की मुख्य विषय वस्तु। इसमें शामिल होते हैं कंपनी का नाम और पंजीकरण विवरण, निदेशकों की सूची और उनका विवरण, कंपनी के उद्देश्य, वित्तीय रिपोर्ट जैसे लाभ हानि का विवरण, शेयरों की संख्या, कीमत और वर्ग जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स, पैसे का उपयोग कहाँ होगा, अंडरराइटर, ऑडिटर और लीगल सलाहकार की जानकारी। अब बात आती है एक अहम सवाल की, मिथ्या कथन क्या होता है।
अगर प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा बयान दिया गया हो जो गलत हो, अधूरी जानकारी हो या जानबूझकर गुमराह करने वाला हो तो उसे मिथ्या कथन, मिसस्टेटमेंट कहा जाता है। अब जानते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। 1. नागरिक दायित्व, सिविल लाइबिलिटी। अगर किसी निवेशक ने इस झूठी जानकारी के आधार पर शेयर खरीदे तो वह कंपनी, निदेशकों या प्रमोटरों से हर्जाने की मांग कर सकता है। 2. आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर झूठ जानबूझकर बोला गया है तो संबंधित व्यक्ति को धारा 34 और 747 के तहत 5 से 10 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। कुछ केस लॉ से समझते हैं। आर.वी. काइलसांट, 1932। इस केस में कंपनी के डायरेक्टर ने प्रोस्पेक्टस में झूठी तस्वीर पेश की थी। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। न्यू ब्रंसविक एंड कनाडा रेलवे कोमर बनाम मगरेज, 1860। कोर्ट ने कहा कि जो भी निवेशकों से पैसा मांगता है उसका कर्तव्य है पूरी और सच्ची जानकारी देना। निष्कर्ष में कहें तो प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह निवेशकों के लिए विश्वास का आधार है। इसलिए इसमें दी गई हर बात सच और पारदर्शी होनी चाहिए, वरना कंपनी और उसके अधिकारी कानूनी सजा के पात्र बन सकते हैं। हम जानेंगे कंपनी विधि, कंपनी लॉ के एक महत्वपूर्ण विषय, शेयर के निर्गम मूल्य के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1. शेयर का निर्गम मूल्य क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर जारी करती है तो वह निवेशकों से एक निश्चित राशि वसूलती है। उसी राशि को शेयर का निर्गम मूल्य यानी इश्यू प्राइस ऑफ शेयर कहा जाता है। यह निर्गम मूल्य कंपनी की नीति और बाजार स्थितियों के अनुसार तय किया जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अंकित मूल्य पर, 2. प्रीमियम पर और 3. अंकित मूल्य से कम यानी डिस्काउंट पर। अंकित मूल्य पर निर्गम, एट पार इशू। जब कोई कंपनी अपने शेयर उसी मूल्य पर बेचती है जो उसके शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, जैसे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, तो उसे कहा जाता है अंकित मूल्य पर निर्गम। यह सबसे सामान्य और पारंपरिक तरीका है। प्रीमियम पर निर्गम, एट प्रीमियम इशू। जब कंपनी अपने शेयर अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बेचती है, जैसे 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में, तो इसे कहा जाता है प्रीमियम पर निर्गम। इस स्थिति में 5 रुपए अतिरिक्त राशि को शेयर प्रीमियम कहा जाता है। यह तरीका कंपनी को अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में मदद करता है और आमतौर पर उन कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है जिनकी बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। डिस्काउंट पर निर्गम, एट डिस्काउंट इशू। जब कंपनी अपने शेयर अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेचती है, जैसे 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में, तो इसे कहा जाता है डिस्काउंट पर निर्गम। लेकिन ध्यान दें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार डिस्काउंट पर शेयर जारी करना सामान्यतः प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो विशेष परिस्थितियों में जारी किए जा सकते हैं। इन तीनों के बीच अंतर क्या है? अंकित मूल्य पर निर्गम में कंपनी को शेयर के बदले उतनी ही राशि मिलती है जितनी उस शेयर पर लिखी होती है। प्रीमियम पर निर्गम में कंपनी को अंकित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है, जिससे उसकी पूंजी में बढ़ोतरी होती है। जबकि डिस्काउंट पर निर्गम में कंपनी को कम पैसा मिलता है और यह कानूनी रूप से सीमित है। प्रमुख कानूनी प्रावधान। धारा 52 के अनुसार प्रीमियम से प्राप्त राशि को केवल विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे बोनस शेयर जारी करना, खर्चों की भरपाई आदि। धारा 53 कहती है कि डिस्काउंट पर निर्गम की अनुमति सिर्फ सीमित स्थितियों में ही दी जा सकती है। महत्वपूर्ण केस लॉ, श्रीनिवासा रंगानाथन बनाम भारत ओवरसीज बैंक एलटीडी। इस केस में स्पष्ट किया गया कि प्रीमियम पर शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों की अनुमति और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है। री न्यू इंडिया रबर वर्क्स एलटीडी, 1926। इस केस में निर्णय हुआ कि डिस्काउंट पर निर्गम वैध तभी माना जाएगा जब इसके लिए निर्धारित नियमों का ठीक से पालन किया गया हो। निष्कर्ष, अंततः हम कह सकते हैं कि शेयर का निर्गम मूल्य कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का एक साधन है। प्रीमियम पर निर्गम कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, जबकि डिस्काउंट पर निर्गम विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वर्जित है। किसी भी प्रकार का निर्गम पूरी कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, निदेशक यानी डायरेक्टर की भूमिका और उसकी वैधानिक स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निदेशक की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 34 के अनुसार निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया हो, यानी वह व्यक्ति जो कंपनी के संचालन और नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निदेशक की स्थिति। निदेशक कंपनी का संचालन करता है और उसे 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला, निदेशक एक अभिकर्ता होता है। वह कंपनी की ओर से कार्य करता है, जैसे एक एजेंट अपने प्रिंसिपल की ओर से करता है। जो भी कार्य या अनुबंध निदेशक करता है उसका प्रभाव कंपनी पर पड़ता है। इससे संबंधित केस है फर्गसन बनाम विल्सन, 1866, जिसमें कहा गया कि निदेशक कंपनी के एजेंट होते हैं क्योंकि कंपनी केवल निदेशकों के माध्यम से ही कार्य कर सकती है। दूसरा, निदेशक एक न्यासी होता है। वह कंपनी की संपत्ति, पूंजी और हितों का संरक्षक होता है। उसे ईमानदारी और विश्वास के साथ कंपनी के हित में निर्णय लेना होता है। यह स्पष्ट हुआ यॉर्क एंड नॉर्थ मिडलैंड रेलवे कंपनी बनाम हडसन, 1853 के केस में। तीसरा, निदेशक एक प्रबंध साझेदार होता है। जैसे साझेदारी में एक सक्रिय पार्टनर दैनिक कार्यों को संभालता है, वैसे ही निदेशक कंपनी के रोजमर्रा के कामों की जिम्मेदारी उठाता है। हालांकि वह कंपनी का मालिक नहीं होता,
लेकिन उसका प्रभाव और नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं निदेशकों की वैधानिक स्थिति की। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। उसे निर्णय लेने के लिए किसी मानव की आवश्यकता होती है और वही भूमिका निदेशक निभाता है। उसे कंपनी का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। उसे फिड्यूशियरी ड्यूटी का पालन करना होता है, यानी उसे अपने निजी लाभ को कंपनी के हित के ऊपर नहीं रखना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि निदेशक कंपनी के अभिकर्ता, ट्रस्टी और प्रबंध साझेदार तीनों भूमिकाएं निभाते हैं और उसकी वैधानिक स्थिति इन्हीं जिम्मेदारियों से परिभाषित होती है। निदेशकों के अधिकार। कंपनी अधिनियम की धारा 179 के अनुसार निदेशक को अनेक शक्तियां प्राप्त है, जैसे शेयर जारी करना, लाभांश घोषित करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बैंक खाता खोलना और उसे संचालित करना और कंपनी की नीति बनाना। निदेशकों के कर्तव्य। धारा 166 के अनुसार निदेशक के कर्तव्य इस प्रकार है: कंपनी के हित में कार्य करना, निजी लाभ और कंपनी के हितों में टकराव न होने देना, कानून और कंपनी के नियमों का पालन करना और कंपनी की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना। निदेशकों की उत्तरदायित्व। यदि कोई निदेशक धोखाधड़ी करता है या कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतता है तो वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो सकता है। कंपनी अधिनियम में धोखाधड़ी, गबन और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ इस प्रकार है। सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी का केस 1925। इसमें कहा गया कि यदि निदेशक ने सावधानी नहीं बरती तो वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रीगल हेस्टिंग्स बनाम गुलिवर 1942। इसमें निर्णय दिया गया कि निदेशक कंपनी से व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उस लाभ की भरपाई कंपनी को करनी होती है। निष्कर्ष। निदेशक न केवल अधिकारों से युक्त होता है बल्कि उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वह लापरवाही करता है या अनैतिक व्यवहार करता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंपनी में छोटे निवेशकों यानी अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ अन्याय हो सकता है, या फिर कंपनी का प्रबंधन ही कंपनी को डुबोने लगे? इन्हीं समस्याओं को कहा जाता है दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन। चलिए जानते हैं क्या है इनका मतलब, कौन कर सकता है शिकायत, और न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है। दमनकारी आचरण क्या होता है? जब कंपनी का संचालन इस तरह हो कि छोटे यानी अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों का उल्लंघन हो, उन्हें परेशान किया जाए या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाए, तो इसे कहा जाता है दमनकारी आचरण, ऑपरेशन। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 में शामिल किया गया है। कुप्रबंधन क्या है? जब कंपनी का प्रबंधन इस तरह किया जाए कि उससे कंपनी को नुकसान हो या संचालन में गंभीर गड़बड़ी हो, तो यह माना जाता है कि कंपनी में कुप्रबंधन हो रहा है। तो अगर किसी को शिकायत करनी है तो वो कौन कर सकता है? अगर कंपनी में शेयर पूंजी है तो कम से कम 100 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा या 1/10 अंश पूंजी रखने वाले लोग, और अगर शेयर पूंजी नहीं है तो कम से कम 1/5वां सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल के पास क्या शक्तियां हैं। अगर शिकायत सही पाई जाए तो ट्रिब्यूनल निदेशकों को हटा सकता है, नए निदेशक नियुक्त कर सकता है, कंपनी के कार्यों की जांच कर सकता है, ऑडिट करा सकता है, संचालन में सुधार के आदेश दे सकता है, कंपनी का पुनर्गठन या विलय भी कर सकता है, यानी पूरी कंपनी की दिशा बदल सकता है। अब जानते हैं दो अहम केस जिनसे इन नियमों को समझने में मदद मिलेगी। पहला केस, शांति प्रसाद जैन बनाम कालिंगा ट्यूब्स लिमिटेड 1965। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ मतभेद या असहमति दमन नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि बहुमत अन्याय कर रहा है। दूसरा केस, नीडल इंडस्ट्रीज बनाम नीडल न्यूवी होल्डिंग लिमिटेड 1951। इसमें कहा गया कि अगर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा तो वो दमन है, और कोर्ट ने कंपनी का निदेशक मंडल ही बदल दिया। तो दोस्तों, कंपनी के अंदर अगर कोई गलत हो रहा हो तो कानून चुप नहीं बैठता। दमन और कुप्रबंधन के खिलाफ न्याय के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल ही वो ताकत है जो कंपनी को सही रास्ते पर लाती है। निष्कर्ष, कंपनी के संचालन में यदि अल्पसंख्यक हितों का हनन हो या प्रबंधन में अनियमितताएं हो तो प्रभावित सदस्य ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास कंपनी के प्रशासन में सुधार हेतु व्यापक शक्तियां होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी से जुड़े नियम इतने सालों में बदले कैसे जाते हैं, और क्या एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी की बैठक कर सकता है? तो चलिए जानते हैं क्या है कंपनी अधिनियम में सुधार, अकेले सदस्य की बैठक की वैधता और कौन कौन सी सभाएं होती हैं कंपनी में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी अधिनियम सुधार की। भारत सरकार समय समय पर कंपनी अधिनियम 2013 में जरूरी बदलाव करती है ताकि व्यापार करना आसान हो, विदेशी और घरेलू निवेश बढ़े और कॉर्पोरेट दुनिया पारदर्शी और जवाबदेह बने। कुछ प्रमुख उदाहरण देखें। 2015 में न्यूनतम पूंजी की शर्त हटा दी गई। 2017 में निजी और छोटी कंपनियों को छूटें दी गई और 2020 में छोटे अपराधों को सिविल दंड बना दिया गया। अब एक जरूरी सवाल, क्या सिर्फ एक व्यक्ति भी कंपनी की बैठक कर सकता है? उत्तर है हाँ। अगर कंपनी वन पीरसन कंपनी है तो उसका एकमात्र सदस्य ही खुद बैठक कर सकता है, और उस बैठक की कार्यवाही को लिखित रूप में दर्ज किया जाए तो वह पूरी तरह वैधानिक और मान्य होती है। अब बात करते हैं कंपनी की विभिन्न प्रकार की सभाओं की। वार्षिक सामान्य सभा, एजीएम, यह वह बैठक है जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, ऑडिट, लाभांश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। असाधारण सामान्य सभा, ईजीएम, अगर कोई आपात स्थिति या विशेष निर्णय लेने की जरूरत हो तो ईजीएम से अलग यह सभा बुलाई जाती है। निदेशक मंडल की सभा, बोर्ड मीटिंग,
कंपनी के संचालन और नीतियों से जुड़े फैसले निदेशकों की इस बैठक में लिए जाते हैं। श्रेणी विशेष सभा, क्लास मीटिंग। अगर कंपनी में अलग अलग प्रकार के शेयरधारक हैं तो उनके हितों से जुड़ी बातें इस सभा में तय होती हैं। वैधानिक सभा, स्टैट्यूटोरी मीटिंग। जब कोई सार्वजनिक कंपनी शुरू होती है तो उसे एक प्रारंभिक बैठक करनी होती है ताकि जरूरी जानकारियां सभी को दी जा सके। तो निष्कर्ष यही है, कंपनी अधिनियम में समय समय पर जो सुधार होते हैं वे कॉर्पोरेट भारत को और मजबूत और पारदर्शी बनाते हैं। और एक अकेला सदस्य भी जब नियमों के अनुसार बैठक करता है तो वह भी पूरी तरह वैध होती है। इन विभिन्न सभाओं के जरिए ही कोई कंपनी सुचारू रूप से चलती है। धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।